वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द प्योरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन। ये स्टार्ट होती है 1600 से और एंड होती है 1660 पे। इस एज को दो नाम दिए जाते हैं, प्योरिटन एज भी इसको कहते हैं और एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। एज ऑफ मिल्टन इसीलिए कहते हैं कि इसमें जॉन मिल्टन जो है वो सबसे प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी जो है हमारे पास, यानी कि 1600 से लेके 1700 तक, ये जो 17th सेंचुरी है ये दो मेजर पीरियड्स में, दो मेजर लिटरेरी पीरियड्स में इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें जो पहला पीरियड है उसको द प्योरिटन एज या उसको द एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, और इसमें जो दूसरा इसका पार्ट है या दूसरा जो पीरियड है इस सेंचुरी का उसको रिस्टोरेशन पीरियड या उसको द एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है, क्योंकि ड्राइडन उस एज का सबसे बड़ी लिटरेरी फिगर थी। और अभी हम इस लेक्चर में रिस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया कि 17th सेंचुरी जो है उसमें दो मेजर लिटरेरी एजेस थी, एक रिस्टोरेशन एज या रिस्टोरेशन पीरियड और दूसरी द एज ऑफ मिल्टन या प्योरिटन एज। तो आज हम सिर्फ द प्योरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम प्योरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन की बात करें तो वो आगे मज़ीद दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो उसका जो पहला पार्ट है यानी कि 1603 से लेके 1625 तक, उसमें जो इंग्लैंड का रूलर था, जो किंग था, वो था जेम्स वन। अब जेम्स वन के जो पीरियड है उसको कहा जाता है जैकोबियन पीरियड। और इसका जो दूसरा पार्ट है प्योरिटन एज का, वो स्टार्ट होता है 1625 से, यानी 1625 से लेके 1649 तक, यानी 1649 तक। तो इसमें जो किंग रहता है वो है जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन। तो चार्ल्स वन जो है उसके पीरियड को कैरोलाइन पीरियड कहते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला कि जो प्योरिटन एज है, जिसका दूसरा नाम एज ऑफ मिल्टन भी है, उसके अंदर मज़ीद दो पीरियड्स हैं, यानी कि दो मज़ीद पार्ट्स उसके अंदर हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो उसका है वो जैकोबियन पीरियड है, जो कि जेम्स वन की वजह से उसको जैकोबियन पीरियड कहा जाता है, और दूसरा पार्ट है वो कैरोलाइन पीरियड है, जो कि चार्ल्स वन की वजह से उसको कैरोलाइन पीरियड कहा जाता है। तो ये इसकी एक आप कह सकते हैं कि डिवीजन थी इस पूरी की पूरी सेंचुरी की। अभी हम डिस्कस करते हैं प्योरिटन एज को। तो 1600 से लेके 1660 तक जो 17वीं सदी है, यानी कि 17th सेंचुरी जो है वो 1600 से लेके 1660 तक, उसमें जो दो डोमिनेंट चीज़ें थी वो एक थे प्योरिटन्स और दूसरे थे जॉन मिल्टन। तो इसलिए इसको प्योरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन दोनों नाम दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो रेनेसांस बेसिकली जो एक 16th सेंचुरी का अमल था, यानी कि 1500 से लेके 1600 तक की जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उसको हम द रेनेसांस पीरियड कहते हैं। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, यानी कि उसमें वो जो ओल्ड डार्क एजेस की जो जहालत थी उससे जान छूटती है इंग्लैंड वालों की, और वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, यानी कि वो उनके यहाँ लर्निंग की रीबर्थ हो जाती है, और उनके जो वो पास्ट के साथ या डार्क एजेस के साथ जो लिंक है वो बिल्कुल टूट जाता है और एक तरह की मॉडर्नाइजेशन आ जाती है। लेकिन अगर हम रेनेसांस की बात करें तो वो जो रेनेसांस कंप्लीट तो 16th सेंचुरी में होता है, लेकिन उसकी शुरू तो 16th सेंचुरी में होता है, लेकिन उसकी जो कंप्लीशन है वो आके होती है 17th सेंचुरी में, और ख़ास तौर पे प्योरिटन एज में। तो वो कैसे होती है? तो यहाँ पे प्योरिटन एज में आके वो बिल्कुल जो पास्ट के साथ एक लिंक था, या वो जो पास्ट के साथ एक किसी भी तरह की लिंकिंग थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और एकदम से एक नई जो सोसाइटी है या एक नया जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आता है। तो इसलिए ये जो प्योरिटन एज है इसको सेकेंड रेनेसांस भी कहा जाता है, या इसको ग्रेटर रेनेसांस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो रेनेसांस है वो यही था, 17th सेंचुरी ही थी, जहाँ पे कम्प्लीटली हम देखते हैं कि एक मुकम्मल चेंज आ चुका है। वो जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको बिल्कुल उससे डीलिंक हो गई है सोसाइटी, और एक नई फ्रीडम और एक नई सोसाइटी और एक नया लिटरेचर हमारे सामने आता है। तो ये प्योरिटनिज्म के हवाले से था। अब अगर हम लिटरेरी पर्सपेक्टिव की बात करें प्योरिटन एज की, तो इसमें जो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है वो है बायोग्राफी का आर्ट। यानी कि अगर हम 16th सेंचुरी में देखें तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी ये वाला जो जॉनर है वो मिलता ही नहीं है 16th सेंचुरी में, लेकिन 17th सेंचुरी में प्योरिटन एज में ख़ास तौर पे करके हमें मिलता है बायोग्राफी का आर्ट,
और साथ में ऑटोबायोग्राफी भी, कि लोगों ने वहाँ पे ज़िंदगियों पे, यानी कि लोगों की ज़िंदगियों पे लिखना शुरू कर दिया और साथ में ख़ुद की ज़िंदगियों पे भी लिखना शुरू कर दिया। लाइक लोगों ने जर्नल्स रखने और डायरीज़ रखनी शुरू कर दी, जैसे पेपीज़ की डायरी जो है और फॉक्स की जर्नल जो हैं ये बड़े प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखने का जो एक ट्रेंड है और लोगों की बायोग्राफी लिखने का जो ट्रेंड है और ये जो नया जॉनरा है लिटरेचर में, ये प्यूरिटन एज की एक ख़ासियत है, यानी कि ये प्यूरिटन एज में ही स्टार्ट हुआ। उसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसमें करैक्टर बेस्ड जो ऐसे थे वो बड़े प्रोमिनेंट हो गए थे प्यूरिटन एज में। लाइक एक करैक्टर के ऊपर ऐसे लिखा जाता था शॉर्ट किस्म का, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे एक ओल्ड शू मेकर हो गया या एक टोबैको सेलर हो गया, उस पर एक करैक्टर ऐसे लिख दिया, या एक तरह इसी तरह से कोई मेसन हो गया यानी मिस्त्री, उस पर लिख दिया, या एक प्रीस्ट हो गया उस पर लिख दिया। यानी कि एक ख़ास करैक्टर के ऊपर एक ब्रीफ ऐसे लिखने का जो ट्रेंड है वो भी प्यूरिटन एज का एक तरह से आप कह सकते हैं लिटरेरी माइलस्टोन है। तो ये एक तरह से लिटरेरी इसकी प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स थी प्यूरिटन एज की। अब अगर हम इसकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको थोड़ा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है प्यूरिटन एज को समझने के लिए। तो हुआ बेसिकली ये था कि जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ आती है 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में, तो क्वीन एलिज़ाबेथ के अंडर एक बहुत बड़ी चेंज आती है और वही उसी पीरियड को हम रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं और एलिज़ाबेथन पीरियड भी कहते हैं। तो एलिज़ाबेथन पीरियड में या रेनेसांस पीरियड में हमें नज़र आता है कि इंग्लैंड में वो जो कैथोलिक चर्च था उसका जोर टूट जाता है और इंग्लैंड अपना एक नया चर्च इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका नाम होता है एंग्लिकन चर्च। ये जो एंग्लिकन चर्च है ये कैथोलिक चर्च से काफ़ी डिफरेंट है, इसमें बहुत सी चेंजेस आई, बहुत सी रिफॉर्म्स आई और ये कैथोलिक चर्च से काफ़ी कंपैरेटिवली इसमें फ्रीडम ज़्यादा थी। लेकिन अब जो प्योरिटन्स हैं ये कौन लोग हैं? ये वही 16th सेंचुरी के एंड पे कुछ लोग होते हैं जो उस एंग्लिकन चर्च में मज़ीद आसानी चाह रहे होते हैं, लाइक उसमें मज़ीद फ्रीडम और उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स चाह रहे होते हैं। और वो रिफॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? वो कहते हैं कि ये जो एपिस्कल हायरार्की है, यानी कि ऊपर आर्च बिशप, उसके बाद बिशप्स, फिर प्रीस्ट, इस तरह ये जो चर्च की हायरार्की है इसको भी ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि ये कैथोलिसिज्म के साथ लिंक कर रही है। तो ये एंग्लिकन चर्च में ये नहीं होनी चाहिए और बाकी जो एंग्लिकन चर्च में ये जो इबादत का तरीका है ये भी थोड़ा सिंपल होना चाहिए, या लाइक इसमें ज़्यादा पॉम्प और ज़्यादा वो प्रिटेंशियस जो एलिमेंट है उसको निकाल देना चाहिए। लाइक इस तरह की इनकी कुछ डिमांड्स थी कि मज़ीद वो चाह रहे थे कि एंग्लिकन चर्च को मज़ीद प्योरीफाई किया जाए, इसीलिए इनको प्योरिटन्स कहा जाता है। तो ये प्योरिटन्स बेसिकली शुरू में बिल्कुल एक छोटा सा ग्रुप था और बाद में ये फिर बढ़ते बढ़ते इनकी जो डिमांड्स थी वो भी बढ़ती गई और ये एक ग्रुप भी बड़ा होता गया और एक एट द एंड ये एक नेशनल मूवमेंट बन गई। वो कैसे बनी? क्यों कि बनी? वो ऐसे बनी कि जब हम 17th सेंचुरी में एंटर होते हैं तो हमारे पास दो किंग्स आते हैं, जेम्स वन और उसके बाद चार्ल्स वन। ये दोनों किंग्स जो थे ये एंग्लिकन चर्च को मानते थे और ये किसी भी किस्म की मज़ीद प्योरीफिकेशन या किसी भी किस्म की मज़ीद रिफॉर्म्स जो थे वो चर्च में नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि चर्च हमेशा जो डेस्पोटिज़म होती है या मोनार्की होती है उसको सपोर्ट करता है। तो ये चर्च में मज़ीद रिफॉर्म्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और चाह भी नहीं रहे थे कि किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स होती, इसलिए जो भी डिमांड्स होती थी प्योरिटन्स की तरफ से उनको स्ट्रिक्टली ये क्रश कर देते थे। किसी भी किस्म की फ्रीडम की डिमांड्स या किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स की डिमांड तो उसको क्रश किया जाता था। तो इस तरह जब जहाँ पे जुल्म ज़्यादा हो रहा तो फिर जो पॉपुलर सिंपथी है वो उन लोगों के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह से वो जो प्योरिटन ग्रुप था वो बड़ा होता चला गया और ये एक रिलीजियस मूवमेंट से एट द एंड जो था ये एक नेशनल मूवमेंट बन गई और एक फ्रीडम की मूवमेंट बन गई, यानी कि लिबर्टी की मूवमेंट बन गई। तो ये फिर डेस्पोटिज़म के ख़िलाफ़ चले गए और किंग मोनार्की के ख़िलाफ़ चले गए और साथ में जो रिलीजियस एजेंडा था वो तो इनका था ही। तो इस तरह से ये दो मेन एजेंडाज हो गए, एक पॉलिटिकल एजेंडा यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम और दूसरा रिलीजियस लिबर्टी। तो ये दो मेन इनके एजेंडाज थे और इनके जो टेनेंट थे, जो बेसिक उसूल थे वो था पर्सनल राइटियसनेस और सिविल और रिलीजियस लिबर्टी। तो इस बेस पे जो इसका अगर हम पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो इस पूरे प्यूरिटन मूवमेंट के पॉलिटिकल लीडर थे और जॉन मिल्टन जो है वो इसके लिटरेरी लीडर थे। लाइक लिटरेचर में जो इस फ्रंट को लीड कर रहे थे वो जॉन मिल्टन थे, इसलिए इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और ओलिवर क्रॉमवेल की हम बात करें तो इन्होंने एक प्रॉपर प्योरिटन्स की कैंपेन चलाई और फाइनली 1642 में चार्ल्स वन के दौर में
फिर इंग्लैंड में सिविल वॉर हुई और वो सिविल वॉर 1649 तक चली और इस सिविल वॉर का नतीजा ये हुआ कि एट द एंड जो प्योरिटन्स थे वो जीत गए और चार्ल्स वन जो था उसको भी हेड कर दिया गया था, लाइक उसको मार दिया गया था, लटका दिया गया था। तो ये एट द एंड ओलिवर क्रोमवेल ने फिर कॉमनवेल्थ जो थी वो इस्टेब्लिश की इंग्लैंड में और इस तरह से ये जो 1649 में जो प्रॉपर प्योरिटनिज्म थी वो इंग्लैंड में आ गई थी। तो जैसे फिर प्योरिटनिज्म ही आई और कॉमनवेल्थ इस्टेब्लिश हुई तो उसके बाद फिर ओलिवर क्रोमवेल के अंडर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुई इंग्लैंड में और आप कह सकते हैं कि वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था इंग्लैंड की हिस्ट्री में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो जो मोनार्की की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो टूट गया हुआ था और उसके बाद वो जो मोनार्की की शैकल्स थी वो बिल्कुल ब्रेक हो गई और उसके बाद वो मोनार्की उस तरह से दोबारा कभी भी अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई। फिर हर आते यानी कि टाइम के साथ वो जो पार्लियामेंट्री पावर थी वो स्ट्रॉन्ग होती गई और मोनार्की थी जो वो वीक होती गई और एट द एंड हम देखते हैं कि 1689 में आके ग्लोरियस रेवोल्यूशन तक बात पहुंच जाती है। तो ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल जो इसका बैकग्राउंड था प्यूरिटन मूवमेंट का या प्यूरिटनिज्म का वो था और साथ में हमने इसका रिलीजियस जो एजेंडा है वो भी डिस्कस कर लिया है। तो इस पूरी की पूरी एज को प्यूरिटन एज कहा जाता है या एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है और इसमें जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसको प्यूरिटन लिटरेचर या एज ऑफ मिल्टन का लिटरेचर बोला जाता है। तो ये था पूरा का पूरा प्यूरिटन एज का बैकग्राउंड।